गुड इवनिंग साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने पुनः हाजिर है भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण क्लास जो हमारी चल रही है, भारतीय संविधान सीरीज उनके सामने है। और हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान सभा। और दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के 2 लेक्चर्स हमने डाल दिए थे। अभी ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें अपन भारतीय संविधान सभा को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इससे संबंध में बात करी थी। इससे पहले की क्लासेस में हमने 3 सभाओं के बारे में देखा था। यानी कि एक 9 दिसंबर 1946 को हमारी प्रथम बैठक होती है, एक बैठक हमारी 11 दिसंबर 1946 को होती है, उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को हमारी अगली बैठक होती है। 3 जो बैठकें होती है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार उसको रिकैप करता हूं, इनसे सवाल बनते हैं। ये 9 दिसंबर 1946 को जो हमारी बैठक होती है ना, यह संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसको संविधान सभा का उद्घाटन दिवस कहा जाता है, इसको संविधान सभा का स्थापना दिवस बोला जाता है। यह प्रथम बैठक होती है। इसी दिन हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं या प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, जिसको अपन प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं। वो हमारे बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, आप कह सकते हो बुजुर्ग सदस्य थे। ऐसी परंपरा फ्रांस के अंतर्गत चलती है। जब भी कोई असेंबली पहली बार गैदर होती है तो वहां पर सीनियर मोस्ट व्यक्ति को उस सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जेबी कृपलानी के सुझाव पर ऐसा किया गया था और ये हमारे प्रथम अध्यक्ष बन गए थे। यहां पर प्रोटेम स्पीकर के बाद में दूसरा हमारा जो 11 दिसंबर की जो बैठक होती है, इसमें हमारा स्थायी अध्यक्ष आता है, उपाध्यक्ष आता है, संवैधानिक सलाहकार आता है। हमने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया। उसके बाद में हमारा जो उपाध्यक्ष था वो एच.सी. मुखर्जी बने। दोस्तों ध्यान रहे, हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 बनेंगे। एक उपाध्यक्ष हमारा स्वतंत्रता के बाद में उस समय बनेगा जब हमारी देशी रियासतें शामिल हो जाएगी, तो देशी रियासतों का वहां पर आपका प्रतिनिधित्व के लिए एक अलग से हमने क्या कर दिया, या फिर एक अन्य हमने उपाध्यक्ष बना दिया था। वो थे हमारे वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, फिर हमने कहा था हमारा संवैधानिक सलाहकार बन जाएगा, वो थे हमारे बी.एन. राव। 13 दिसंबर में हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और ये बताना चाहते थे कि हम किस पर काम करना चाहते हैं। वो स्ट्रक्चर उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया जिस पर भारत का संविधान बनने वाला है। और ये पारित हो गया था, हमने कहा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। अब दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती ये थी, हम एक तरफ से संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी, इसमें सदस्यों की संख्या मात्र 207 सदस्य थे। और 207 सदस्य थे ना, आने कितने थे? 389 मेंबर यहां पर आने थे, लेकिन सदस्यों की संख्या 207 आती है। तो यहां पर जब वॉइसरॉय इस समय जब इस कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे, तो उनके लिए चिंता का विषय यह था, मुस्लिम लीग यहां पर शामिल नहीं है, देशी रियासतें यहां पर शामिल नहीं है, और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह अपने आप में एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस समय क्या किया जाता है, यानी कि इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत में जो विवेल जो हमारे वॉइसरॉय थे, उनकी जगह एक नए वॉइसरॉय आते, और उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। और यही वो माउंटबेटन है जिनके द्वारा माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। तो आज की क्लासेस में अपन पढ़ने वाले सर, माउंटबेटन योजना क्या थी, कब आया था हमारा वॉइसरॉय, उनके क्या प्रावधान थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब इसका आपका विधेयक रखा गया, कब पारित हुआ, क्या डिसीजन थे। तो आज अपन कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज की क्लासेस में अपन पढ़ने वाले हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना साथियों, हुआ क्या था, हम संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन संविधान निर्माण में 2 बड़े जो प्रतिनिधित्व जो थे वो शामिल नहीं हो रहे थे। एक तो मुस्लिम लीग थी और एक देशी रियासत थी। ये संविधान सभा में अब भी शामिल नहीं हो रही है। तो इनको शामिल करने के लिए, यानी कि मार्च 1947 में इनकी समस्या का समाधान करने के लिए, मार्च 1947 में विवेल की जगह हमारे जो वॉइसरॉय विवेल थे, उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ये हमारे भारत के नए वॉइसरॉय बनकर आए। ये भारत के नए वॉइसरॉय बनकर आए। और इनका कार्य क्या था सर? संविधान निर्माण की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम लीग और देशी रियासतें जो शामिल नहीं हो रही है, या तो उनको पृथक कर दिया जाए या उनको शामिल कर दिया जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यदि आपसे पूछा जाए
हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की प्रथम, द्वितीय और जो तृतीय बैठक हुई थी, उस समय हमारे वॉइसरॉय कौन थे? तब बताना, लॉर्ड विवेल थे। लेकिन मार्च 1947 में इस विवेल के स्थान पर एक नया हमारा वॉइसरॉय आता है, लॉर्ड माउंटबेटन, इस समस्या का समाधान करने के लिए, सो दैट हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे संचालित किया जाए। तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं सर, जब ये मार्च 1947 में आते हैं, वहां से लेकर ये जून 1947 तक, यानी कि मार्च अप्रैल मई, बड़ा बड़ा कह सकते हो, जून 1947 तक हमारे जितने भी जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, यानी कि मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, देसी रियासतें होगी, इन सबके साथ में बैठकर डिस्कशन करते हैं और ये इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जून 1946 में। आप इस तारीख को भी लिख सकते हैं, 3 जून 1946 को हमारे माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अब किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में इस एक अखंड भारत में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, देसी रियासत सभी को शामिल नहीं किया जा सकता। और उसको क्या कहा गया था? जो 3 जून 1947 का जो प्लान था, उसी को माउंटबेटन प्लान कहा गया था, 3 जून प्लान कहा गया था, मन बांटन प्लान कहा गया था, बाल्कन प्लान कहा गया, इतने सारे नाम इसको दिए थे। जो 3 जून की योजना थी, इसको 3 जून की योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के अन्य नाम दोस्तों ध्यान रखना, 3 जून की योजना इसको कहा जाता है, 3 जून की योजना कहा जाता है, इसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है, इसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है, इसको बाल्कन प्लान कहा जाता है, इसको बाल्कन प्लान कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है आपका मन बांटन योजना, इसको मन बांटन योजना कहा जाता है, मन बांटन योजना कहा जाता है। तो ये अन्य नाम है। जो 3 जून की योजना थी, मार्च 1947 में विवेल की जगह माउंटबेटन हमारे वॉइसरॉय बनकर आए थे, कौन सी समस्या का समाधान करने, मुस्लिम लीग को या तो शामिल कर लें देशी रियासतों को, या उनके लिए पृथक कुछ प्रावधान किया जाए, सो दैट संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने 3 जून को जिस निष्कर्ष पहुंचे, उसको 3 जून का प्लान कहा गया था, माउंटबेटन योजना कहा गया था, बाल्कन प्लान कहा गया था, मन बांटन योजना कहा था। सर बाल्कन प्लान का मतलब क्या है? बाल्कन एक आपका एरिया पड़ता है यूरोप के अंतर्गत, वहां पर भी ब्रिटिश का राज हुआ करता था। और जब बाल्कन एरिया को जब अंग्रेज छोड़कर जब गए थे ना, उसको कई टुकड़ों में विभाजित करके चले गए थे, तो भारतीयों ने कहा सर आप तो बाल्कन प्रांत वाला कार्य हमारे साथ में कर रहे हो, तो इस प्लान को बाल्कन प्लान की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से इनके नाम होते हैं। और सर इनकी जो 3 जून की भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो आपकी बात इन्होंने इसको निर्धारित किया था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जिस निष्कर्ष पर लॉर्ड माउंटबेटन पहुंचते हैं, इसको वो किसके समक्ष में रखते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आगे की चर्चा इसमें देखते हैं। ओके, अब इसके संबंध में आगे देखिएगा, तो उसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि यहां पर 1947 का भारत स्वतंत्रता विधेयक ये रखा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 1947 में भारत स्वतंत्रता विधेयक ये प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रस्तुत कहां पर किया जाता है सर? ये किया जाता है ब्रिटिश संसद में। ये प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटिश संसद में। कब किया जाता है सर? ये किया जाता है आपका 14 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को रखा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत, जो कि बहुत ही कम दिनों से, यानी कि 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। पारित हो जाता है 18 जुलाई 1947 को। क्या पारित हो जाता है? भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947 यहां पर पारित हो जाता है। और दोस्तों जैसे ये पारित हो जाता है, इसका नाम हो जाता है भारत स्वतंत्रता विधेयक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से आता है। और इसमें जो प्रावधान किए थे, उसी आधार पर भारत और पाकिस्तान का यहां पर बंटवारा किया जाएगा, और उसी आधार पर हमारे देशी रियासतों को क्या ऑफर मिलने वाला है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, ये सारी बातें यहां पर निर्धारित की जाएगी। तो यहां पर दोस्तों भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947 यहां पर आता है, और उनके क्या क्या प्रावधान होते हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं। अब देखो इनके आपके अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो यहां पर प्रावधान था,
उन्होंने, यानी कि ये पहला प्लान था जिसने अलग पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, और यही जो प्लान था उसने एक्सेप्ट किया था कि भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाला है। उनका पहला प्लान ये था, उनकी जो पहली बात कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक के, भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य अस्तित्व में आएंगे, दो नए अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे। डोमिनियन स्टेटस, ध्यान रखना, इसको बात करेंगे अपन, यानी कि दो नए अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे। देखो उनका पहला प्रावधान ये था 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक के दो नए अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे, ये पहला प्रावधान था। सर दूसरा प्रावधान इनका ये था कि अब वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा प्रावधान था वॉइसरॉय का पद यहां पर समाप्त किया जाता है और उनकी जगह एक नया पद आपका सर्जन किया जाता है, गवर्नर जनरल का पद सर्जन किया जाता है। गवर्नर जनरल का पद सर्जन किया जाता है, गवर्नर जनरल का पद यहां पर सृजित किया जाता है, ये आप यहां पर कह सकते हो। अब वॉइसरॉय का पद समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का पद आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, जब यहां पर इनसे पूछा गया कि भाई अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आप चाहो तो माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल यहां पर नियुक्त कर सकते हैं, चाहो तो अपना स्वयं का कोई गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकते हैं। उस समय भारत ने अपना गवर्नर जनरल माउंटबेटन को एक्सेप्ट किया, वहीं पर पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल बनाया। तो यहां पर अपन बात करते हैं, तो यहां पर वॉइसरॉय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद आता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तब आपको बताना है सर लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं। और ये कब तक रहते हैं? ये 21 जून 1948 तक इस पद पर रहेंगे और इसी दिन से ये क्या कर जाते हैं, यानी कि एक अगला और भारतीय को यहां पर गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर जाते हैं और वो बन जाते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। देखो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन जाते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन जाते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। और ये सर कब बन जाते हैं? ये बन जाते हैं आपके 21 जून 1948 को बन जाते हैं और ये तब तक पद पर रहते हैं जब तक भारत का प्रथम राष्ट्रपति पद पर नहीं आ जाते, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक अपने पद पर ये कार्य करते हैं सी राजगोपालाचारी। यहां से दो सवाल आपको ध्यान में रखने हैं, वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद यहां पर सर्जित कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल अपना रख सकते हो, हमें बना सकते हो, अंग्रेजों ने चॉइस दी थी। तो भारत ने क्या किया था, हमारे जो वॉइसरॉय आए थे उन्हीं को गवर्नर जनरल हमने एक्सेप्ट किया था। उसके पीछे की बात यह थी सर, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच का पार्टीशन चल रहा है, कई प्रकार की समस्याएं चल रही थी, तो हम चाहते थे कि यदि यहाँ पर माउंटबेटन रहेंगे तो समस्या को बहुत अच्छी तरीके से सॉर्टेड आउट किया जा सकता है और हमारे फेवर ले सकता है देसी रियासतों को अपने साथ में शामिल करने के लिए। हमने उनको गवर्नर जनरल बना दिया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया था? लॉर्ड माउंटबेटन बन गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 21 जून के बाद में कौन बन गए थे? सी राजगोपालाचारी बन गए थे। उस समय तक ये पद पर रहेंगे जब तक कि हमारे भारत के राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेते। एक तो बात यहां पर हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला पद यहां पर क्या था? तीसरा प्रावधान की अपन बात करें सर, तीसरे प्रावधान की अपन बात करें, हाँ, तो यहां पर जो अगला प्रावधान था उसके संबंध में चर्चा करते हैं। हाँ, अगला जो हमारा प्रावधान था, यहां पर बात निकल कर आती है प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। तो यहां पर कहा था प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तो ये चलाई जाएगी 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। जब तक आपका संविधान नहीं बनकर तैयार हो जाता, 1935 का जो अधिनियम है जिसके अनुसार अपन पालन करते हुए चल रहे हैं, उनके अनुसार आप क्या कर सकते हो, इसका अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकते हो। इसके संबंध में सर जो अगला प्रावधान इन्होंने किया था वो सबसे महत्वपूर्ण था और वो था देशी रियासतों के संबंध में। अब देशी रियासतों के संबंध में क्या क्या ऑफर था उनकी अपन बात करते हैं। सर उन्होंने देशी रियासतों को 3 चॉइस दे दी थी कि सर आप स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं,
आप स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इनके बाद में तुम भारत में भी विलय कर सकते हो और पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं। ये सर माउंटबेटन प्लान का मुख्य बात थी। देशी रियासतों को ऑप्शन दे दिया था, स्वतंत्र रह सकते हो, भारत में विलय कर सकते हो या फिर पाकिस्तान में विलय कर सकते हो। ये देशी रियासतों के सामने चॉइस थी। प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाएंगे, तब आपको कह दिया 1935 के अधिनियम के तहत चलती गई। ये बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल है, ध्यान रखें। इसके बाद में आपसे कहा गया था पहला प्रावधान 15 अगस्त 1947 को, 2 अधिराज्य। अधिराज्य दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा देश का सर्वोच्च प्रधान उस देश का नहीं होता है वो अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को आज भी डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि सर्वोच्च वो आपके ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य करते हैं। हालांकि स्वतंत्र देश से सारी प्रशासनिक व्यवस्था अपनी चलती है, लेकिन उनका सर्वोच्च जो मुख्य है आज भी ब्रिटिश क्राउन को मानते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम अपना सर्वोच्च मुख्य किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को हम अधिराज्य से क्या बन जाते हैं, हम गणतंत्र बन जाते हैं। हम गणतंत्र क्यों बन जाते हैं, हमारे देश का सर्वोच्च प्रधान हमारे स्वयं के देश का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनकर आते हैं। तो यहां पर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन जाएंगे, यानी कि अभी भी हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन में। और वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं, सी राजगोपालाचारी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से सर ये हमारा माउंटबेटन प्लान था, बाल्कन प्लान था, मन बांटन प्लान था। इस प्लान में ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी। इसमें पाकिस्तान के लिए सेपरेट संविधान सभा की बात की गई थी। देशी रियासतों को इस प्रकार से ऑप्शंस दिए थे। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चलाई जाएगी उसके संबंध में हमने बात करी थी। तो ये था हमारा कौन सा, माउंटबेटन योजना। 3 जून का प्लान कह सकते हैं, माउंटबेटन योजना कह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली क्लासेस में अपन डिस्कशन करेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अपन आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।